हीरो आने वाला है। एक ऐसा हीरो जो भारत को एकजुट करेगा, जो इन छोटे छोटे राज्यों को एक महान साम्राज्य में बदल देगा। यह कहानी है उस हीरो की, उस महान राजा की, जिसने भारत को एक रथों और बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों के साथ एक भयंकर युद्ध था। कलिंग युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध एक क्रूर सोचो, कई सदियों पहले का भारत। यह एक समय था जब भारत की भूमि विविधता और समृद्धि से भरी हुई थी। हर कोने में एक अलग संस्कृति, एक अलग परंपरा और एक अलग कहानी थी। साल है 327 ईसा पूर्व। यह वह समय था जब भारत के विभिन्न हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य और जनजातियां थीं। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना थी और अपनी सीमाएं थीं। दूर देश के एक शक्तिशाली राजा सिकंदर महान अभी अभी भारत छोड़कर गए हैं। सिकंदर ने अपने विजय अभियान में कई देशों को जीता था, लेकिन भारत की भूमि ने उसे भी चुनौती दी। उसने कई देश जीते थे, लेकिन भारत अलग था। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ की भूमि ने उसे रोक दिया। सिकंदर की सेना ने यहाँ के युद्ध कौशल और रणनीतियों का सामना किया। वह ज्यादा दिन नहीं रुक पाया। उसकी सेना थक चुकी थी और उसे वापस लौटना पड़ा। सिकंदर की वापसी ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दी। भारत एक राज्य नहीं था, यह कई छोटे छोटे राज्यों का समूह था, जिनके अपने अपने राजा और सेनाएं थीं। हर राज्य की अपनी पहचान थी, अपनी संस्कृति थी और अपनी परंपराएं थीं। यह कई छोटे छोटे राज्यों का देश था जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इन राज्यों के बीच की फूट और संघर्ष ने उन्हें कमजोर बना दिया था। हर राज्य अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। इस फूट के कारण बाहरी लोगों के लिए हमला करना आसान हो गया था। बाहरी आक्रमणकारियों ने इस फूट का फायदा उठाया और भारत पर हमला किया। हर आक्रमण ने भारत के राज्यों को और कमजोर कर दिया। लोग एक ऐसे मजबूत राजा के लिए तरस रहे थे जो उन्हें एक कर सके, एक ऐसा नेता जो इन छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर सके और बाहरी आक्रमणकारियों का सामना कर सके। उन्हें क्या पता था, एक हीरो आने वाला है। एक ऐसा हीरो जो भारत को एकजुट करेगा, जो इन छोटे छोटे राज्यों को एक महान साम्राज्य में बदल देगा। यह कहानी है उस हीरो की, उस महान राजा की, जिसने भारत को एक नई दिशा दी। एक छोटे से राज्य में चंद्रगुप्त नाम का एक जवान लड़का एक भारत का सपना देखता था। वह बहादुर और महत्वाकांक्षी था। एक दिन उसकी मुलाकात चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई। चाणक्य एक विद्वान और कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में क्षमता देखी और उनके गुरु बन गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध और राजनीति की कला सिखाई। उन्होंने उसे महान राजाओं और उनकी रणनीतियों की कहानियां सुनाई। साथ मिलकर उन्होंने भारत को यूनानियों और अन्य छोटे राजाओं के शासन से मुक्त करने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना था। चाणक्य की बुद्धिमत्ता से निर्देशित चंद्रगुप्त ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य, जो एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे, ने चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन दिया और उसे एक शक्तिशाली नेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंद्रगुप्त ने एक सेना बनानी शुरू की। यह सेना केवल सैनिकों का समूह नहीं थी, बल्कि यह एक विचारधारा थी जो स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि उन्हें एक उद्देश्य के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी। उसने लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। चंद्रगुप्त का करिश्मा और नेतृत्व कौशल लोगों को आकर्षित करता था। वह एक ऐसा नेता था जो अपने अनुयायियों के दिलों में उम्मीद और विश्वास जगाता था। उसने उन्हें आजादी और बेहतर जीवन का वादा किया। चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक महान उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। उसने उन्हें यह भी बताया कि उनकी जीत न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। धीरे धीरे उसकी सेना ताकत और संख्या में बढ़ती गई। चंद्रगुप्त की सेना में हर दिन नए सैनिक शामिल होते गए। यह सेना अब एक विशाल और शक्तिशाली बल बन चुकी थी, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई भारत में आखिरी यूनानी शासक के खिलाफ थी। यह लड़ाई न केवल चंद्रगुप्त के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए निर्णायक थी। यूनानी शासक ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लिया। यह हाथियों, रथों और बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों के साथ एक भयंकर युद्ध था। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का उपयोग किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें कई वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। चंद्रगुप्त, जो खुद एक कुशल योद्धा था, आगे से नेतृत्व कर रहा था। उसने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। उसकी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल ने उसकी सेना को एकजुट रखा और उन्हें जीत की ओर अग्रसर किया। अंत में एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त की सेना ने विजय प्राप्त की।
यह जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। उसने यूनानियों को हरा दिया। यह जीत चंद्रगुप्त के नेतृत्व और उसकी सेना की बहादुरी का प्रमाण थी। इस जीत ने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट के रूप में स्थापित किया। यह जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने न केवल चंद्रगुप्त को एक महान नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि भारत के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ा। चंद्रगुप्त की यह विजय आज भी एक प्रेरणा स्रोत है। यूनानियों को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान भारत के अन्य हिस्सों पर लगाया। उसने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चाणक्य हमेशा उसके साथ थे, युद्ध और शांति के मामलों में उसे सलाह दे रहे थे। 322 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य, जिस लड़के ने एक भारत का सपना देखा था, एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया था। उसने मौर्य वंश की स्थापना की, जो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। उसके शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। चंद्रगुप्त का पोता अशोक एक अलग तरह का शासक था। शुरुआत में वह एक भयंकर योद्धा था, खूनी विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। हालांकि कलिंग युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध एक क्रूर युद्ध था। युद्ध के मैदान का दृश्य मृत और घायल लोगों से भरा हुआ अशोक को पछतावे से भर दिया। उसने जीत की असली कीमत को महसूस किया। इस अनुभव ने उसे बदल दिया। उसने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। भाग 6। मौर्यों का स्वर्ण युग, शांति, प्रगति और ज्ञान के स्तंभ। मौर्य साम्राज्य का यह युग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह वह समय था जब भारत ने न केवल क्षेत्रीय विस्तार देखा, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी की। इस युग की सबसे प्रमुख हस्ती अशोक महान थे, जिनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अशोक, अब एक बदला हुआ आदमी, अपना जीवन शांति और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और अपने राज्य को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह अशोक महान के रूप में जाना जाने लगा, अपनी विजयों के लिए नहीं, बल्कि अपनी करुणा और ज्ञान के लिए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाने का संकल्प लिया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए, जिससे उनके राज्य में शांति और समृद्धि आई। उसने युद्ध के स्थान पर धर्म विजय, धार्मिकता से विजय प्राप्त की। अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने विचारों और सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाया। इन शिलालेखों में उन्होंने अहिंसा, शांति और धर्म का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उसने लोगों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। अशोक ने अपने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया और यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा मिले। उन्होंने न केवल मानवता के लिए, बल्कि पशुओं के लिए भी अस्पतालों की स्थापना की, जो उनकी करुणा का प्रतीक है। उसने व्यापार और कृषि को प्रोत्साहित किया। अशोक ने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने व्यापार मार्गों का विकास किया और कृषि को बढ़ावा दिया, जिससे उनके राज्य में समृद्धि आई। उनके शासनकाल में व्यापार और कृषि ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उसने अपने शिलालेखों को स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया, शांति, अहिंसा और सुशासन का संदेश फैलाया। अशोक के शिलालेख उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके विचारों का दस्तावेज हैं। इन शिलालेखों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। ये स्तंभ आज भी खड़े हैं, उसके शासनकाल के प्रमाण के रूप में। अशोक के स्तंभ और शिलालेख आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में देखे जा सकते हैं। ये स्तंभ न केवल उनके शासनकाल की महानता का प्रतीक है, बल्कि उनके द्वारा फैलाए गए शांति और अहिंसा के संदेश का भी प्रतीक है। अशोक का यह युग भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। भाग 7। साम्राज्य में दरारें, पतन के बीच। अशोक का शासनकाल मौर्य साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग था। हालांकि सबसे मजबूत साम्राज्यों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोहों और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। साम्राज्य की विशालता, जो कभी उसकी ताकत थी, अब प्रबंधित करना मुश्किल हो गया था। बाद के मौर्य शासक चंद्रगुप्त या अशोक जितने सक्षम नहीं थे। साम्राज्य जो कभी मजबूत और एकजुट था, कमजोर होने लगा। भाग 8। मौर्यों का पतन, एक साम्राज्य का अंत। आखिरी मौर्य शासक एक कमजोर राजा था। उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसे उखाड़ फेंका, जिससे मौर्य वंश का अंत हो गया। 185 ईसा पूर्व तक कभी शक्तिशाली साम्राज्य का पतन हो गया था। मौर्य साम्राज्य का पतन एक धीमी प्रक्रिया थी,
आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों का परिणाम। इसने एक युग के अंत का प्रतीक था, लेकिन मौर्यों की विरासत जीवित रही। भाग 9, मौर्यों की विरासत, एक स्थायी प्रभाव। मौर्य साम्राज्य हालांकि अल्पकालिक था, लेकिन उसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह अभूतपूर्व एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि का काल था। चंद्रगुप्त के अखंड भारत के सपने को साकार किया गया था। अशोक के शांति और अहिंसा के सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। मौर्य साम्राज्य ने एक मजबूत और एकजुट भारत की नींव रखी, एक ऐसी विरासत जो आज भी राष्ट्र को आकार देती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास की और भी रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।